साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूपी ट्रिपल पेट 2022 के डेली टॉप 50 जीएस प्रैक्टिस वीडियो सेशन में, जो कि पेट 2022 की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके पूर्व हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। अगर वो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उसका रिविजन करें। आज हमारा ये प्रैक्टिस नंबर 5 है। तो चलिए आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन का आंसर अगर ए है तो आपको टाइप करना है 1A। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? जब भारत पे सिकंदर ने आक्रमण किया था उस टाइम मगध का राजा कौन हुआ करता था? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी से जल्दी टाइप करें। चलिए फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस टाइम सिकंदर ने मगध पे आक्रमण किया था, एक्चुअली आक्रमण मगध पे नहीं भारत पे किया था, उस टाइम पंजाब में पोरस नाम का एक शासक रहता था, उससे लड़ाई हुई थी ब्यास नदी के किनारे। तो ये पूछ रहा है उस टाइम पीरियड पे जो मगध था, मगध जो बिहार जिसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, तो मगध का साम्राज्य के शासक कौन थे? तो ये घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर नंद वंश की जगह पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, या फिर इनके महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इनका दूसरा नाम है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है प्लस कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन इस प्रश्न में बन रहे हैं। इस सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है किस अभिलेख में। अभिलेख एक्चुअली होता क्या था? ये इंस्क्रिप्शन, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। पहले के ज़माने में क्या होता था, जिस टाइम पे कागज़ का खोज नहीं हुआ था, उस टाइम पे लोग, जितने राजा महाराजा थे, उस अपनी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो शिला, जो पत्थर होता था, पत्थर पे लिख दिया करते थे, ताकि ज़्यादा टाइम तक ये स्टोर हो सके और इनके फ्यूचर आने वाले वंश भी इन चीज़ों को जान सके। तो जैसे कि आपको पता हो, अशोक ने 13 शिलालेख खुदवाया था। तो इसमें से पूछ क्या रहा है, सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में आई होप दे दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है जो पांड्य वंश, साउथ इंडिया में कुछ राजवंश हुए थे काफ़ी फेमस, जैसे पांड्य, चोल, चेरी, पल्लव इत्यादि। इनमें से पूछ रहा है ये पांड्य वंश थे, पांड्य राजवंश, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो जो पांड्य वंश थे, देखिए जैसे मैप अगर नीचे का पोर्शन साउथ इंडिया का बनाया जाए तो ऐसे था। तो पांड्य वंश यहाँ पे, जो ये तमिलनाडु का एरिया था, यहाँ पे निवास करते थे। इसके ऊपर वाला ये पोर्शन था आंध्रा उड़ीसा, यहाँ पे चोल वंश, प्लस ये त्रावणकोर केरला का पार्ट था, ये चेरी वंश के राजवंश लोग रहते थे, शासक रहते थे। तो आपको ये पूछ रहा है जो पांड्य वंश था, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? इसको करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने बनाई थी मदुरई को। आप मैप में देखोगे मदुरई यहीं पे केरला के, सॉरी ये तमिलनाडु के पास में है मदुरई। करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनी लेखक फायान एक चीनी यात्री था, चीनी लेखक था जो भारत आया था। ये किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चीनी यात्री फायान था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के नाम से फेमस थे। इनके शासनकाल में भारत आया था विक्रमादित्य। चीनी यात्री फायान, एक दूसरा भी चीनी यात्री था जिसका नाम था वेनसांग। तो वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये 15 साल तक भारत में रहा था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। वेनसांग जो था, इसको बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार। इसकी बहुत ही फेमस बुक थी सियुकी। वेनसांग की बुक का क्या नाम था? सियुकी, CU और की। वेनसांग की बुक का नाम था सियुकी। इसमें भारत का वर्णन किया है, उस टाइम के राजा महाराजाओं तथा प्रजा की दशा क्या थी, इसके बारे में इसने वेनसांग ने सियुकी नाम की बुक में एक्सप्लेन किया है।
सियूकी प्लस एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें से पूछता है चीनी यात्री जो थे, चीनी राइटर, वो अपने बुक्स में भारत को किस नाम से संबोधित करते थे, मतलब किस नाम से भारत का उल्लेख किया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इन तू। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको 4-5 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन से आए फायान, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, ये सारे आप कर जाएं इजीली। फायान आएगा तो या तो वेंसान आएगा, या फिर एक और चीनी यात्री था, इसका नाम था इत्सिंग, ये भी एक चीनी यात्री था। इन सब का नाम आपको याद रखना है, ये कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऐसा ना हो कि फायान के चक्कर में बाकी सब भूल जाओ, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। बस क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देना, ये तो आप बुक्स में भी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताना है, फटाफट टाइप करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना की थी? जो बाबर था, इसने अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक-ए-बाबरी, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं, किस भाषा में लिखा था उसने? तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करें। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। तो कैसे याद करेंगे? तू से है तो तुर्की, ऐसे आप याद कर लीजिए। तुर्की, आजकल टर्की बोलते हैं इसको, टर्की जो देश है हमारा, इस्तांबुल। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? अंकारा। और इस्तांबुल इसकी फेमस सिटी है। ओके, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? आपको बताना है। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उस टाइम हैदर अली को किसने ये किया था? सबसे पहले मैं बता दूं, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। इसका मतलब क्या है? जो कर्नाटका के विजयनगर एम्पायर के हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान, ये लोग थे, इनसे प्लस अंग्रेजों से 4 युद्ध हुए थे। इसको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें से चारों इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। इसमें पूछ रहा है द्वितीय, तो पहले याद कीजिए, जो पहला युद्ध हुआ था, अंग्रेज तो एक साइड थे ही, प्लस दूसरे साइड पहले युद्ध में हैदर अली ने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड युद्ध में भी, पहले में तो हैदर अली हो गया, सेकेंड युद्ध में भी हैदर अली ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एंड में इसकी डेथ हो गई थी इस वॉर में। तो इसकी कमान इसके पुत्र टीपू सुल्तान ने संभाल ली थी। तो हैदर अली किस में था? फर्स्ट और सेकंड में था, और टीपू सुल्तान किस में था? सेकंड में भी आ गया था एंड में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। तो अगर आप जितने भी इसके जो अंग्रेज़ों के जनरल गवर्नर हुआ करते थे, वह इनके हेड हुआ करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, जब आंग्ल द्वितीय युद्ध हुआ था, अगर आपको ईयर इसका पता है, ये हुआ था 1780 से 1784 के बीच। तो अगर टाइम पीरियड आपको पता है, ये टाइम पीरियड है वॉरेन हेस्टिंग का। ये 1772 से 1785 के बीच में इंडिया ही बोलेंगे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल गवर्नर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैच कराना है आपको। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तुरंत लिखिए। ये सूरत की संधि, ये किससे संबंधित, ये कब हुआ था, ये कब हुई थी? 1775, ये सही है। पुरंदर की संधि 1776, वडगांव की संधि, ये भी सही है। इसके चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ABCD, ये लाइन से सारे सही हैं। ये जितनी भी संधियाँ हुई थी सब अंग्रेजों तथा मराठाओं के बीच में हुई थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस नामक बुक की रचना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल ही आएगा ये, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बुक से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आपको बताना है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखा था? जल्दी से आप कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने इसकी रचना की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये बुक का नाम है 1857, बस इतना ही है इस बुक का नाम। 1857, ये किसने लिखा था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है, जो दिल्ली में सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? कौन उसका नेता था? ये आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। अच्छा, इसका आंसर बता देता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था 1857, ये बुक किसकी है?
इस बुक के लेखक का नाम है S.N. सेन। S.N. सेन। देखिए कितने दोस्तों ने इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में दिया है। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हमने क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसके साथ? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई प्लस किसके बीच में युद्ध हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और किस अंग्रेज के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था यूरोज, ये था, इसकी कमान इसने संभाली थी झांसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अगर भारत का सेंसस आपको पता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? बहुत ही सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोस्ट लाइन, जो समुद्र की कोस्ट लाइन है, सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात है सबसे ज़्यादा, सेकेंड नंबर पर आंध्रा हो जाएगा, AP सेकंड नंबर पे, सबसे पहले गुजरात ही है। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा समुद्र तट से टच करती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? आपके ऑप्शन सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों की जो बाउंड्री लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। चलिए, भारत और चाइना के बीच की जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन। ओके, और चलिए नेक्स्ट क्या है? ये भारत और अफगानिस्तान का आपको बताना है। भारत और अफगानिस्तान का क्या है? दूरंद लाइन, इसको बोलते हैं दूरंद लाइन। तो इतने सारे क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन में बन रहे हैं, इस सारों सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? ये सारे ऑप्शंस है, इसमें से करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी टाइप करना है, जल्दी, फास्ट। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन बोलते हैं इसको, सैंडस्टोन। ये क्या है, किस टाइप का रॉक है सैंडस्टोन? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान है ये, इसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं, परतदार। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसमें जो हैं फॉसिल्स, जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? आपको बताना है भारत की इकॉनमी है उसमें किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। ऑप्शन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र, जो टर्शियरी फील्ड है। टर्शियरी इसमें क्या आता है? सर्विस सेक्टर, पूरा सर्विस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब टर्शियरी में आती हैं। प्राइमरी में क्या आता है? प्राइमरी में जैसे खेती से रिलेटेड, खेती, खान, माइनिंग, ये सब चीज़ें, सेकेंडरी जो चीज़ें प्राइमरी पे डिपेंड होती हैं। जैसे सपोज एक किसान है, वो गेहूं का उत्पादन करता है, तो गेहूं किस में आ जाएगा? खेती, जो फार्मिंग है वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी क्षेत्र। और दूसरी एक कोई छोटी सी कंपनी है जो ब्रेड बनाती है, तो इससे ब्रेड के लिए सामग्री लेगी, तो ये किस पे डिपेंड है? प्राथमिक पे। और जो ब्रेड की कंपनी होगी वो क्या हो जाएगी? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक फील्ड में। ओके, और तृतीयक में क्या आता है? जैसे बैंकिंग, बीमा, ये सारी चीज़ें तृतीयक में आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव डालता है?
मतलब ये डिमांड और सप्लाई का क्वेश्चन है। जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो अल्टीमेटली उसकी मांग कम हो जाती है। इसके वाइस वर्सा क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ये चीज़ें हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, वृद्धि, कीमत में वृद्धि कब होगी, जब कीमत में वृद्धि होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी मांग घट जाएगी, मांग में कमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीति आयोग से तात्पर्य है, ये डायरेक्टली पूछ रहा है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। भारत में गरीबी किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी के आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है। पूछ रहा है इसमें से शेयर बाजार से संबंधित क्या चीज़ें, कौन सा सही है कौन सा गलत। इसमें से गलत वाला पूछ रहा है। तो पहला क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार। ये सही बात है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था इसको 1875 में स्थापित किया गया था। ये एक्चुअली एशिया का पहला शेयर मार्केट है। तो ये वाला तो क्वेश्चन सही है, मतलब ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पे हुई थी। ये भी सही है। तीसरा क्या है, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं, 2 नहीं है एक्चुअली 8 से ज़्यादा हैं, 8 के आसपास है इस टाइम। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इट मीन्स यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 1872 में भारतीयों को जो बजट होता है, जो संसद में बजट होता है, उस पर डिस्कशन करने का राइट्स मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। आपको करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी टाइप करना है, फटाफट टाइप कीजिए। ओके, चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पे, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। अच्छा बताइए, कैबिनेट मिशन कब आया, ये क्वेश्चन भी पूछता है मैच कराने का। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। वैसे ही बेवल प्लान कब आया था, 1945 बेवल प्लान हो गया। ऑगस्ट ऑफर कब आया था, 1940। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मे भी पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किससे प्राप्त है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको अमेंड करने की शक्ति, पावर किसके पास है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी संविधान में अगर चेंजेस करना हो तो संसद ही कर सकती है, एकमात्र संसद ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ओके राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की स्पष्टता प्राप्त होती है। कल्याणकारी राज्य, तो ये है आपका नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राइट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल में देखा जाए तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसी को भी देता नहीं है, ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखकर अपने टेबल पे ही छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए उपराष्ट्रपति तो आपको उपराष्ट्रपति ही मारना है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे, इनडायरेक्टली उपराष्ट्रपति को ही देता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। आपको बताना है वैसा वह कौन सा पृथ्वी का स्थान है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, फोर्स इक्वल टू होता है G m1m2 या फिर m/r स्क्वायर। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा है जो फोर्स होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी,
वाइस वर्सा, अगर रेडियस घटेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। तो रेडियस कहाँ पे घटी है? तो रेडियस सबसे ज़्यादा जहाँ पे कम होगी ग्रेविटेशनल फोर्स अल्टीमेटली वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो रेडियस कहाँ पे कम होता है? अर्थ कैसे है? थोड़ा अंडाकार है, जो पोल्स है वहाँ पे चिपटी है हल्की, जैसे ये हो गया सेंटर हो गया, तो ये हो गया इक्वेटर भूमध्य रेखा, और ये हो गया ये वाला पोल्स ये। तो यहाँ पे जो पोल्स पे है रेडियस कम है, इट मीन्स आपका आंसर यही हो जाएगा ध्रुव रेखा पे। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, आपको बताना है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास, इसको क्या बोलते हैं? मास। इसको m से डिनोट करते हैं। अगर यहीं पे वेट पूछ रहा होता है, जैसे वेट बोलते हैं W = होता है mg, m क्या है इसमें? मास या फिर द्रव्यमान। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सेंटर पे एक्चुअली फोर्स भी काम नहीं करता है, जो F है फोर्स, अगर फोर्स काम नहीं करेगा तो फिर द्रव्यमान की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, प्लस एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी 0, वेट भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसे आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से होती है? जो आर्सेनिक होती है, आर्सेनिक कहाँ पाया जाता है? तो पीने वाला भूमिगत जल होता है ना, ग्राउंड वाटर, इसमें अगर ये प्रदूषित है इसका मतलब होता है इसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा। आर्सेनिक एक कंटेंट है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कैंसर या फिर हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, गंभीर बीमारियाँ। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे भूजल लिखा है, भूजल से संबंध, ग्राउंड वाटर से संबंधित है आर्सेनिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है जो सिरका होता है उसका केमिकल नेम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करें। CH3COOH होता है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से पादप के किस भाग, पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? कक्षीय कली विकसित होती है। आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, शाखा। शाखा में कक्षीय कली विकसित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ये अब आ गया करंट के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से करिएगा आप। क्या बोल रहा है? हाल ही में कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। मुक्त गांव बन गया है, यह गांव किस राज्य में है? इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, जो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? इस गाँव का नाम है कुंबलांगी। और दूसरा ये कहाँ पे है? ये केरला में, राइट। तो 2 चीज़ें इसमें आ गई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52। जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ये वन रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, हर 2 साल में आती है, रिलीज़ होती है। 2021 में रिलीज़ हुई है, उसके पहले 2019 में आई थी, अब 2023 में आएगी, हर 2 साल पे आती है। तो 2022 में जो रिलीज़ हुई है ये 2021 का है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत में वनों का विस्तार कितने % है टोटल एरिया का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 52 का, ऑप्शन नंबर सी, 24.62%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको, और साथ ही ये भी बताइए कि वीडियो आपको, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, राइट। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, इसको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया है। क्यों? क्योंकि इसने जल संरक्षण अच्छे से अरेंज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। जनवरी 2022 में निम्न में से किस राज्य में नींबू की फसल को बढ़ावा देने के लिए नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु 18वां
कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कचाई लेमन फेस्टिवल आपको डायरेक्टली पूछ सकता है 2022 का, तो ये हुआ था मणिपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट में फटाफट टाइप करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है साल में 2 बार रिलीज़ होता है, तो ये वाला आया था जनवरी के आसपास 83 वाला। तो इसमें बताया गया था कि भारत की रैंकिंग 83 है, लेकिन अभी रिसेंटली 2022 के ही जुलाई में अभी जिस्ट आया है उसमें इसकी रैंकिंग बढ़ा दी है, 87 चला गया है इसकी रैंकिंग। इसके पहले 2021 में 85 था। चलिए फिलहाल इसका 87 जुलाई में और फरवरी में जो आया था 83 था। इसका वैसे करेक्ट आंसर 83 होगा क्योंकि 87 दिया नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 14 जनवरी 2022 को मशहूर पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे किस टीवी चैनल से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनडीटीवी। अच्छा, इसमें से कौन बता सकता है एनडीटीवी का फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर कोई बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य विजेता महिला मुक्केबाजी लवलीना बोहने को हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। लवलीना बोरगोने ये क्या खेलती हैं, इस कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? मुक्केबाजी, इट मीन्स बॉक्सिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बॉक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले तो ये असम की हैं, इसलिए ऑब्वियसली इसका असम के ही राज्य में डीएसपी बनेंगी, असम सरकार ही करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे असम ही है। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। मेरठ में बन रहा है यूपी का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, इसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो कोई भी थोड़ा अवेयर होगा वो समझ सकता है। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्स इंडिया, एक्चुअली पेटा इंडिया पूछ रहा है, पेटा होगा। पेटा इंडिया ने निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? 2021 का भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये, इसलिए 1 साल का जीके पूछता है, ये आपको याद रखना होगा। मिनिमम 1 साल का जीके आपको रेडी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पेटा इंडिया ने निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सुमेलित कीजिए, मैच कराना है, इसमें से मैच कराइए। भारत राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला, प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स। मैच कराइए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन बन रहा है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। भारतीय पहला क्या है, देखिए छोटा से छोटा पहला जो आपको आता है वो कैच कीजिए। तो पहला क्या है, अगर आपको पता होगा तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। तो चौथे का चौथा, तो इस कौन से ऑप्शन में? तो इसमें ए, बी और सी में है। डी तो होगा नहीं, एलिमिनेट कीजिए इसमें। नेक्स्ट क्या है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, तो ये इंदिरा गांधी है। 2 का 3 किस में है? मतलब बी का 3, बी वाले पोर्शन में 3 कहाँ पे है? दूसरे में। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ए का 2, ए जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। और कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला, ये कौन थी? आशापूर्ण देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आप कॉमेंट कीजिए जल्दी। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 1975। कब? 19 अप्रैल 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? आपके ऑप्शन सामने हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु।
जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 जुलाई, सॉरी कहाँ पे है, 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ये भी सुमेलित करना है आपको। तो देखिए क्रिकेट से रणजी, इससे रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, ये तो पता होगा सबको। फुटबॉल का है मोहन बागान, एक क्लब है कोलकाता का। तो ये तो मैच हो गया सी का 3 से। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन में एलिमिनेट करते हैं। ए का 3 किस, सॉरी ए का 2 किस में है? ए का 2 इसमें है 2 में है। चलिए ए का 2 और सी का 3, तो सी का 3 किस में? ऑप्शन ए में, ये वाले में एलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, फुटबॉल में लेक पर्ल, एक्चुअली ब्लैक पर्ल की बात कर रहे हैं, लेक नहीं है ब्लैक पर्ल होगा, कि उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडी नासिमेंटो। इनका पूरा एक और नाम है पेले। ये ब्राज़ील के बहुत बड़े फुटबॉलर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करना है। क्रिकेट का ऑस्कर किस पुरस्कार को कहते हैं? क्रिकेट का ऑस्कर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसीसी अवार्ड। आईसीसी अवार्ड होता है, उसको क्रिकेट का ऑस्कर भी कहते हैं। हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक बार बार आ रहा है, बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी भी नई बुक्स आती हैं उनके राइटर ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो सेल आउट बुक किसकी है? सेल आउट बुक है एक, सेल आउट एक्चुअली एक नॉवेल है। ये है पॉल बेट्टी की, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल उपन्यासकार, इनकी ये बुक है। तो 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, दीपिका कुमारी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? जो दीपिका कुमारी हैं उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल में से? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। दीपिका कुमारी, तो ये हैं तीरंदाजी, आर्चर, धनुष बाण चलाती हैं, समझ लीजिए। अच्छा, दीपिका कुमारी हो गया, एक और नाम है दीपिका पल्लिकल, ये भी कुछ खेलती हैं, क्या आप बता सकते हो? दीपिका पल्लिकल। देखते हैं कितने मित्र इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। अच्छा, इस एक हिंट दे देता हूँ, इनके जो हस्बैंड हैं दीपिका पल्लिकल के, वो क्रिकेट से संबंधित हैं, काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं। ओके, चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? आपको बताना है जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। पहला है महेश भट्ट, दूसरा सत्यजीत रे, तीसरा मीरा नायर या फिर चौथा जीपी सिप्पी। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यजीत रे। ओके दोस्तों, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। आपको बताना है आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आप अपने लेवल की समीक्षा खुद कर सकें और अच्छे से मेहनत कर सकें फ्यूचर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।